नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ना, उसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव परिणामों की। एक ऐसी लहर, एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव, जिसकी आहट आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। तो चलिए इस नए राजनीतिक मंजर को समझते हैं। फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव से, फिर समझेंगे विधानसभा का गणित, उसके बाद सीधे चलेंगे भाबानगर के महासंग्राम में। फिर हम देखेंगे इस नतीजे के मुख्य कारण क्या रहे और आखिर में उन गंभीर आरोपों पर नजर डालेंगे जो दिन भर सामने आए। अब इस बदलाव की स्केल को थोड़ा ध्यान से सोचिए। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस अब एक बहुत बड़ी हार का सामना कर रही है और दूसरी तरफ आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लिटरली ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि इस स्टेट के हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2011 का साल याद है आपको, जब ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। पिछले 15 सालों से वो इस स्टेट की सबसे कद्दावर राजनीतिक चेहरा रही हैं। यहाँ तक कि पिछले 2021 के चुनाव में भी उन्होंने एक तरफा 215 सीटें जीती थीं। लेकिन 2026 की ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल उलट। बीजेपी एक हिस्टोरिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि पॉलिटिक्स में हवाएं कितनी तेजी से रुख बदलती हैं, है ना? आइए अब थोड़ा आंकड़ों के खेल को समझते हैं। सीधे चलते हैं विधानसभा के गणित पर। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यानी मैजिक नंबर है 148। वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल 294 सीट्स हैं। किसी को भी सरकार बनानी हो तो उसे बस इस 148 के जादुई आंकड़े को छूना होता है। पूरे देश की निगाहें इसी एक लक्ष्य पर टिकी हुई थी। और दिन के पहले हाफ तक आते आते तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई थी। बीजेपी 194 के आंकड़े के साथ उस मैजिक नंबर से कहीं आगे निकल गई। वहीं जरा सोचिए, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 96 पर सिमट आई, मतलब डायरेक्टली डबल डिजिट्स में। लेफ्ट, कांग्रेस और बाकी सब मिलकर बस 4 सीटों पर आगे थे। जमीन पर कैसा तूफान आया है, ये आंकड़े खुद चीख चीख कर बता रहे हैं। इस बदलाव को समझने के लिए इन दो चुनावों का सीधा अंतर देखिए। 2021 में जहां तृणमूल के पास 215 सीट्स थीं, वो अब सीधे 96 के आसपास आकर रुक गई हैं। और बीजेपी, जो पिछली बार सिर्फ 77 पर थी, वो लगभग 194 को टच कर रही है। ये नंबर्स बिल्कुल क्लियर करते हैं कि गांव हो या शहर, हर जगह वोटर्स के मूड में एक मैसिव स्विंग आया है। अब चलते हैं उस मैदान में जहां इस चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर हुई, भावनीपुर का महासंग्राम। ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, ये पूरी तरह से शाख का सवाल था। एक तरफ अपने ही होम टर्फ में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके ठीक सामने उनके पुराने सहयोगी और अब बीजेपी के फायरब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी। आपको याद होगा 2021 में इन्हीं दोनों दिग्गजों का आमना सामना नंदीग्राम में हुआ था। भवानीपुर उसी राइवलरी का एक नया हाई वोल्टेज चैप्टर था। दिन भर यहाँ की लीड्स ऊपर नीचे होती रहीं, कभी हिंदू मोहल्लों की काउंटिंग आते तो कभी मुस्लिम मोहल्लों की। लेकिन 8वें राउंड आते आते तस्वीर थोड़ी क्लियर होने लगी। ममता बनर्जी ने एक बढ़त बना ली थी। उनके पास लगभग 35,500 वोट्स थे, जबकि शुभेंदु अधिकारी 20,000 वोट्स के आसपास थे, यानी लगभग 15,000 वोट्स की लीड। वैसे दिलचस्प बात यह है कि अपसेट सिर्फ भवानीपुर में नहीं हुए, पूरे स्टेट में ऐसी कई सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली। जैसे नए नेता हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटों से आगे निकल गए। बहरमपुर जैसी अहम सीट से कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे थे। और तो और आरजी कर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ आगे थीं, जबकि तृणमूल की कद्दावर मंत्री शशि पंजा शामपुकुर से ट्रेल कर रही थीं। दिन भर ये आंकड़े सबको हैरान करते रहे। तो आखिर इस बदलाव के पीछे वजह क्या थी? चलिए नतीजों के इन मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं। विश्लेषकों की माने तो तृणमूल को चैलेंज करने वाले 5 मेन फैक्टर्स थे, जिन्हें हम 5 M's कह सकते हैं। पहला, मुस्लिम वोट, जो इस बार एकजुट न रहकर 3 हिस्सों में बंट गया। दूसरा, महिला वोटर्स। तीसरा, माइग्रेंट्स या प्रवासी। चौथा फैक्टर था मतुआ समुदाय का बदला हुआ रुख। और 5वां सबसे बड़ा फैक्टर, बीजेपी की मशीनरी, यानी उनका जमीनी इलेक्शन इंजन।
इन सब ने मिलकर वाकई गेम बदल दिया। इस जीत पर बीजेपी का अपना क्या आकलन है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के शब्दों में सुने तो उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज, स्टेट में विकास की भारी कमी और अटके हुए प्रोजेक्ट्स। और तीसरा, प्रधानमंत्री की क्लियर लीडरशिप, यानी बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर रुकी हुई डेवलपमेंट और सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व पर जनता की मोहर बताया। अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस नतीजे का क्या अर्थ निकल रहा है? बिजनेसमैन हर्ष गोयनका का मानना है कि अब स्टेट में वेलफेयर और मुफ्त की राजनीति से ध्यान हटकर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर शिफ्ट होगा। उनका कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी इस नतीजे से काफी खुश है, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्रियल रिवाइवल और स्टेट में लोगों के वापस आने की, यानी रिवर्स माइग्रेशन की उम्मीद दिख रही है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? आइए देखते हैं इस दौरान क्या क्या आरोप और विवाद सामने आए। आरोपों को समझने से पहले फटाक से काउंटिंग प्रोसेस समझ लीजिए। सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट्स खुलते हैं, फिर ईवीएम की सील और यूनिक आईडी मैच की जाती है, फिगर्स फॉर्म 17C में नोट होते हैं और सभी काउंटिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर होते हैं। ये एक बेहद स्ट्रिक्ट प्रोसेस है और इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठीक इसके बाद गिनती में बाधा डालने के बड़े विवाद शुरू हो गए। बीजेपी के खीमे में जश्न का माहौल था। शुवेंदु अधिकारी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों ने कुशासन और अत्याचारों के खिलाफ वोट दिया है और लोकतंत्र की हमेशा जीत होती है। उन्होंने इस मैंडेट को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत फैसला करार दिया। लेकिन ठीक इसके उलट ममता बनर्जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ओपन तौर पर कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर जानबूझकर बार-बार लाइट काटी जा रही हैं और सीसीटीवी कैमरास बंद किए जा रहे हैं। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस पर मनमानी करने और जबरदस्ती मुद्दे को इन्फ्लुएंस करने का सीधा आरोप लगा दिया। इन सब के बीच जो मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। ध्यान दीजिए, ये इलेक्शन कमीशन की एक एक्सरसाइज थी जिसके तहत वेस्ट बंगाल में लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए थे। तृणमूल का आरोप था कि ये सीधे तौर पर उन्हें टारगेट करने के लिए की गई एक हैरासमेंट थी। ये पूरे चुनाव का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बुनियादी हिस्सा रहा। तो आखिर में सोचिए जरा, एक तरफ गवर्नेंस में इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव और दूसरी तरफ इस पूरे प्रोसेस पर उठते इतने गहरे सवाल। ये नया दौर वेस्ट बंगाल के आर्थिक भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय राजनीति का ये विशाल बदलाव आने वाले 2029 के राष्ट्रीय चुनावों को किस तरह प्रभावित करेगा? आने वाला वक्त वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप